सर, जो चीनी प्रोपेगेंडे पर चलते हैं या जो बाहर की एजेंडाधारी संस्थाओं से फंडिंग लेते हैं गैर कानूनी तरीके से, अब तो जिस तरह से न्यूज़ क्लिक पर 184 करोड़ का वसूली का नोटिस ठोका गया है, तो उससे आपको लगता है कि बाकी पूरी जमात के भी कान खड़े हो गए होंगे, नंबर उनका भी लगने वाला है? देखिए, हो क्या रहा था उस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार चुने गए। कांग्रेस को, पूरे वामपंथी इकोसिस्टम को, इन सबको लग रहा था कि चूंकि मनमोहन सरकार के खिलाफ एक देश में हवा बन गई थी, अन्ना का आंदोलन चला था, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक माहौल बन गया था, उसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिल गया। और अब चलो 5 साल इनको निकाल लेते हैं, झेल लेते हैं। 2019 तो हमारा है ही, क्योंकि इससे पहले जब जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो उसकी वापसी भी होती रही। जैसे 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 77 में जब चुनाव हुए तो लोगों ने उनको उखाड़ फेंका। लेकिन जो जनता पार्टी की आपसी लड़ाई थी, उसके चलते मोरारजी भाई की सरकार टूट गई, फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार बन गई कांग्रेस के सहयोग से। वो एज प्राइम मिनिस्टर कभी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देख पाए। जिस दिन पार्लियामेंट खुलनी थी और वो घर से रवाना हुए, उसी समय इंदिरा गांधी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। तो वो पार्लियामेंट जाने के बजाय सीधे राष्ट्रपति भवन गए, अपना इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में बाद का अगर देखें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 80 में, फिर उनकी हत्या के बाद 84 में 414 सीटें लेकर के राजीव गांधी आए, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन पनडुब्बी, बोफोर्स और तमाम दूसरी चीजें उनके गले ऐसी पड़ी कि 1989 में उनका भी पतन हुआ और फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह की सरकार भी नहीं चलने दी गई, वो साल भर के भीतर गिर गई, 13 महीने में। और फिर चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से बने, उनकी भी सरकार ये कहकर के गिरा दी गई कांग्रेस के द्वारा कि राजीव गांधी के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 जवान जासूसी कर रहे थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव आ गए, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है वो 96 तक चली। मनमोहन सिंह आप जानते ही हैं, उनके समय में कितना भ्रष्टाचार, मिसरूल, मुद्रास्फीति 10 से ऊपर, तमाम जितना भी था। तो लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने इनको बदल कर, और बदला ही नहीं, कांग्रेस आजादी के बाद से सबसे न्यूनतम स्कोर 44 पर सिमट गई। और किसके नेतृत्व में हुआ था चुनाव? राहुल गांधी के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह के कारनामों पर। तो इनको लगा कि चलो बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी आ गए हैं, पर 2019 में तो बदल ही जाएंगे, चले ही जाएंगे, हम फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। 2019 में तो 2014 से भी ज्यादा सीटें आ गई, 303 सीटें तो अकेले बीजेपी की आ गई थी और एनडीए की मिलाकर के 353 सीटें आ गई थी। तो उसके बाद ये आपे से बाहर हो गए, पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस, वामपंथी। इसलिए इन्होंने ना पार्लियामेंट चलने दी, ना दूसरे काम। और फिर वो सारे तौर तरीके और हथकंडे और जो जो एक्चुअल में बाहरी ताकतें, जिनमें अमेरिका से लेकर के, डीप स्टेट से लेकर के चाइना और ये पन्नू सन्नू जितने भी हैं, ये सब शामिल थे, ये सब लग गए। और उसी दौर में 2019 के बाद ही ये दिल्ली में 13 महीने का आंदोलन भी चला और चीन ने अपनी फंडिंग बढ़ा दी। कहाँ कहाँ से किस किस को पैसा पहुंचाया गया, वो किस तरह के आर्टिकल लिख रहा था, किस तरह का माहौल बना रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विरुद्ध। क्योंकि मोदी जी ने एक अपराध कर दिया था, उन्होंने कहा था कि हम अब आत्मनिर्भर देश बनेंगे। आत्मनिर्भर देश बनेंगे मतलब चीन वालों का सामान अब धीरे धीरे करके हम खरीदना बंद करेंगे, आयात करना बंद करेंगे। पश्चिमी देशों से भी जो तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र लेते हैं, वो भी अल्टीमेटली बंद करेंगे, अपने यहाँ उनका उत्पादन शुरू करेंगे, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में। तो सबके कान खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि यार इस आदमी को हटाओ।
और जो यहाँ सौदों की दलाली से पौबारा करते थे, 7-7 पीढ़ियों का इंतजाम कर लेते थे। जो अच्छा, डीबीटी योजना से जो बीच में खाने वाले दलाल किस्म के लोग थे, उनकी दुकानदारी बंद हो गई, उनके अकाउंट में पैसा जाना बंद हो गया। सीधा करीब 40 लाख करोड़ रुपया लोगों की जेब में गया, खाते में गया, उनके पास नहीं गया। तो सबको लगा कि यार इसको हटाओ। तो उसी दौर में ये हुआ है। न्यूज़ क्लिक जैसे पता नहीं और कितने पोर्टल होंगे और कितने यहाँ सफेद हाथी बैठे होंगे या चालाक लोमड़े बैठे होंगे, जिन्होंने चीन की फंडिंग दूसरे देशों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या दूसरे स्रोतों के जरिए ली। चीन का ही कोई जाना-माना उद्योगपति जो अब अमेरिका बेस है, उसके द्वारा ये न्यूज़ लॉन्ड्री पोर्टल को, उसकी कंपनी को बहुत बड़ा पैसा दिया गया था। और ये मैं 2019 के बाद की बात कर रहा हूँ, 2020 में ही पकड़ में आ गया था और 2020 में ही इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया था। दिल्ली की जो अपराध शाखा है दिल्ली पुलिस की, उसने मामला भी दर्ज कर लिया था। बाद में ये ईडी के पास गया। इसकी शुरुआती जांच भी हुई, छापे भी पड़े थे प्रवीर पुरकायस्थ के यहाँ। लेकिन फिर असली कार्रवाई हुई अक्टूबर 2023 में, जब प्रवीर पुरकायस्थ को भी गिरफ्तार किया गया। उनका जो एचआर हेड था चक्रवर्ती, उसको भी उठाया गया, अमित चक्रवर्ती को। इसके अलावा कई पत्रकारों के यहाँ भी छापे पड़े, जिनमें अभिसार भी था, अनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, संजय राजौरा, सोहेल हाशमी। उर्मिलेश के यहाँ भी छापा पड़ा, उनको उनको भी पूछताछ के लिए बाद में बुलाया गया। इनके इक्विपमेंट जो है वो बरामद किए गए, जब्त किए गए। और अब जाकर के ये, हाँ, इस बीच एक और कार्रवाई हुई है। शायद मई 2024 में जस्टिस बी आर गवई की अदालत, तब तक वो सीजेआई नहीं बने थे, उनकी अदालत में प्रवीर पुरकायस्थ की जमानत की अर्जी लगाई गई, याचिका लगाई गई। और उन्होंने बड़ा ही अजीबो-गरीब बयान दिया कि इनकी गिरफ्तारी भी अवैध थी, इनको हिरासत में रखना भी अवैध था, और रिहा कर दिया, जमानत पर रिहा कर दिया कुछ शर्तों के साथ। पीएमएलए एक्ट में बंद था भाई, यूएपीए लगाया गया था। इतने गंभीर मामले थे और उसमें इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई थी, उसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी उस समय। तो ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और अब पता लगा है कि फेमा के तहत जो इन्होंने गड़बड़ियां की थी, उसमें अब इन पर पेनल्टी लगी है। 60 करोड़ की पेनल्टी प्रवीर पुरकायस्थ पर लगी है, क्योंकि ये चीफ एडिटर थे और एक तरीके से ओनर भी थे। और जो कंपनी है इनकी, 120 करोड़ की पेनल्टी उस पर लगी है।